Hello everyone. Our today's lecture in Criminal Procedure Code is on cognizable offences and non-cognizable offences, bailable offences and non-bailable offences. So let us start with offences. Now, before we start that what are the cognizable offences and non-cognizable offences, let us understand that what is offence actually. जब भी कभी कोई आपको ये पूछे कि ऑफेंस एक्चुअली होता क्या है, तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में या बिल्कुल सीधी तरह से आप ऐसा बता सकते हैं कि एनी एक्ट विच डीम्ड टू बी ऑफेंस इन लॉ इज एन ऑफेंस। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि लॉ की भाषा में या लॉ में जिसको कि अपराध कहा गया है, जो अपराध है उसको आप ऑफेंस कहेंगे। Like an act which create any kind of violation of the rights of a person is an offense. Any act which create an harm to another person is a offense. And any act which create danger to the whole of the society, that also amount to be an offense. तो अगर किसी के काम से या किसी ऐसे एक्ट से जिससे कि किसी दूसरे के राइट्स वायलेट होते हैं, आप कहेंगे वो ऑफेंस है। अगर किसी एक्ट से किसी दूसरे को किसी तरह का कुछ हार्म होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, आप कहेंगे कि वो भी ऑफेंस है। या फिर कोई ऐसा काम जिसके करने से आप पूरी सोसाइटी को ही किसी तरह का कोई खतरा होता है या सोसाइटी जो है एट लार्ज इज इन डेंजर, वी विल से दैट एक्ट अमाउंट टू बी एन ऑफेंस। आप उसको ऑफेंस कहेंगे। आज के लेक्चर में हम दो ऑफेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा रहेगा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। आइए देखें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और इनको सीआरपीसी में कहां डिफाइन किया गया है। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज सी का आप प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। और जहां तक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात है, आप सेक्शन 2 क्लॉज एल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हमको सीआरपीसी में जो सेक्शन 2 के जो प्रोविजंस हैं उनको पढ़ने के साथ अगर हमें ये समझना है एक बहुत सिंपल ढंग से कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को ऐसे समझिए कि बहुत तरह के ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें से कुछ ऑफेंसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं। फ्यू ऑफेंसेस दे आर वेरी ग्रेव, दे आर वेरी सीरियस इन नेचर, बट देन सम ऑफेंसेस दे आर ऑफेंसेस बट दे आर लेस सीरियस इन नेचर। उनकी उतनी ग्रेविटी नहीं है, दे आर नॉट वेरी ग्रेव, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। ऑफेंसेस नहीं है ऐसा नहीं है, ऑफेंसेस हैं लेकिन वो लेस सीरियस ऑफेंसेस है, बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है। तो अगर 2C सीआरपीसी को पढ़ें तो उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि cognizable offense mean an offense for which, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant। देखिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आपको 2 या 3 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक चीज तो क्लॉज सी को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस वो होगा जिसमें कि पुलिस ऑफिसर, जो सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल है उस शेड्यूल में 6 कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स में आप देखते हैं कि कौन सा सेक्शन है आईपीसी में, उसको उस सेक्शन में कौन सी ऑफेंस के बारे में बात की गई है, क्या वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और वो किस कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तो क्लॉज सी की लैंग्वेज से हमको ये समझ में आ रहा है कि वो ऑफेंस जो कि शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहे गए हैं और वो ऑफेंसेस जिनपे की कॉग्निजेबल केस बनता है, उन ऑफेंसेस के लिए पुलिस ऑफिसर को फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से बिना अरेस्ट वारंट के, मतलब मैजिस्ट्रेट से बिना वारंट या ऑर्डर लिए वो एक्यूज को अरेस्ट कर सकता है। और ऐसा कब होगा? जब ऑफेंस बहुत ज्यादा सीरियस था। तो
तो हम कहेंगे या हम इस चीज को ऐसे समझते हैं कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, दे ऑल आर द ऑफेंसेस व्हिच आर वेरी सीरियस इन नेचर. सो ऑल सीरियस नेचर ऑफेंसेस दे आर कंसिडर्ड एज अ cognizable offenses. And if you have to be explain it about what are the non-cognizable offenses, you will say simply that as per the provision of 2L, non-cognizable offenses, they are not very serious, they are not very grave like the cognizable offenses. अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको एग्जांपल दें, क्योंकि वो बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हम कह रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू बी मर्डर, फिर डॉरी डेथ है, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शंस है. ये जितने भी क्राइम आपके सामने जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ये सारे ऑफेंसेस बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं. और क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस को हम कहेंगे दे आर द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. इस कंपैरिजन में अगर मैं आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का एग्जांपल दूं, तो गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट्स, देन एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विसेज ऑफ समवन, या फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमें ये बता रहे हैं कि ऑफेंस तो ये है, लेकिन ये उतने सीरियस नहीं है, ग्रेविटी उतनी ज्यादा नहीं है, उतने ग्रेव नहीं है, इसलिए हम इन ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं. देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्कस करते हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसे ऑफेंस है जिसमें हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. माने यहाँ पे मजिस्ट्रेट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी इतनी है. द ऑफेंस इज अ वेरी ग्रेव, इट इज वेरी सीरियस ऑफ नेचर. तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उतना इंतजार नहीं कर सकता है कि वो कोर्ट से या तो ऑर्डर मिले उसको या उसको वारंट इश्यू होगा और तब वो जाके अरेस्ट करेगा. नहीं, ऑफेंस बहुत सीरियस था, उसको इमीडिएट अरेस्ट करना था, इसलिए अरेस्ट विदाउट वारंट यहाँ पे पॉसिबल है जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं. और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऑफेंस बहुत सीरियस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आप देखेंगे कि सेक्शन 154 सीआरपीसी में बात करता है कि जो ऑफेंस विच इज कॉग्निजेबल इन नेचर, उन ऑफेंसेस के लिए जो रिपोर्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको रजिस्टर्ड करेगा पुलिस स्टेशन, कंसर्न्ड अथॉरिटी. जो भी पुलिस ऑफिसर है वो उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल है उसको रजिस्टर करेगा, उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करेगा और उस बेसिस पे ही वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, अगर उसको ऐसा लगता है तो. इसका मतलब कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उसमें एफआईआर होता है. ठीक है, अब मैं आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ लेके चलूं. जब मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बात करती हूँ, तो क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि दीज ऑफेंसेस आर नॉट वेरी सीरियस इन नेचर, ना उतने सीरियस नहीं है जितने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, और क्योंकि ये बहुत सीरियस नहीं है, इसलिए आप समझिए कि इन ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च नहीं होता है. और क्योंकि एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस को जाके अगर कोई मिस्टर एक्स वाई जेड ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उसका फोन गुम हो गया है, वो खो गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन पुलिस वाला लिखेगा, लेकिन आप उसको एनसीआर कहेंगे, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में पुलिस कभी भी अपने आप से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करती है. नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस कभी भी अपने आप से बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं करती है. तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक डिफरेंस ये भी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट हुआ विदाउट वारंट, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. सेक्शन 155 सीआरपीसी में एनसीआर लिखा जाता है, जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं. थोड़ा सा आगे बढ़े, तो क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि वहां पे एफआईआर हो सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं होगा, वहां पे एनसीआर होता है. तो एक चीज और इसके साथ हमें ये समझनी पड़ेगी, जो कि प्रोविजंस अपने आप भी बताता है कि जो पुलिस ऑफिसर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही इज अंडर ड्यूटी. किस चीज के लिए? टू इन्वेस्टिगेट विदाउट एनी ऑर्डर और विदाउट एनी डायरेक्शंस फ्रॉम मजिस्ट्रेट. अब यहाँ पे उसको इस चीज का वेट नहीं करना है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे तब वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है. अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ये आया कि कहीं पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एंड ही ऑल्सो बिलीव, उसके पास एक
रीजनेबल रीजन है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ऐसा होगा कि पुलिस ऑफिसर की ये लीगल ड्यूटी बनेगी कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा और यहाँ पे उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर या डायरेक्शन लेने का जरूरत नहीं है। अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करें तो मैं कहूंगी कि यहाँ पे क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बहुत सीरियस नहीं है, यहाँ पे कभी भी इन्वेस्टिगेशन बिना जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के नहीं हो सकता है। मींस नो इन्वेस्टिगेशन विदाउट अथॉरिटी विच इज गिवन बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथॉरिटी देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अथॉरिटी देगा किस चीज के लिए कि आप इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करिए। अगर पुलिस को ये अथॉरिटी दी जाती है तभी ऐसे मैटर्स में, ऐसे ऑफेंसेस में जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि आपको बताएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप आपके शेड्यूल 1 जो है सीआरपीसी में, आप उसमें जाके देखिए, आप उसमें समझिए, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है ये वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पनिशमेंट जो है दैट इज विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, फॉर 3 years और मोर, 3 साल या उससे ज्यादा की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उस पे प्रोविजन ये कहते हैं कि दीज ऑफेंसेस दे आर पनिशेबल विद लेस देन 10 years और विद फाइन एंड हैव बीन शोन एज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या कहा, विद लेस देन 3 years, माने लेस देन 3 years अप टू 3 years, उससे ज्यादा नहीं, 3 साल तक, उससे कम हो सकता है, या हो सकता है कि फाइन ही हो। ठीक है, तो या तो फाइन हो सकता है, और लेस देन 3 years 3 साल से कम तक की सजा हो सकती है, या 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसी पॉइंट पे मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, एक एग्जांपल के साथ। अगर आप इस चीज को समझे, मान लीजिए कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपका जो कॉलेज प्रीमाइसिस है वहां पे गेट है, और आपके कॉलेज में एंटर करने के लिए स्टूडेंट को आई कार्ड शो करना होगा। अगर आई कार्ड शो नहीं करेंगे तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अंदर नहीं आने देगा। अब एक कोई भी मिस्टर XYZ वो सिक्योरिटी गार्ड जब उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास आई कार्ड है, उसने कहा कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, और वो बता भी नहीं रहा कि उसके पास आई कार्ड है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसको रोकने की कोशिश की, ही गिव हिम अ पंच, उसने उसको एक पंच दिया, उसको गिराया, एंड ही एंटर इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज। नाउ you guys know that what offense he has committed, right? अब उसके बाद जब वो अंदर आता है, उस कॉलेज बिल्डिंग के अंदर आता है, और उसने देखा कि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का लैपटॉप पड़ा है या उसका कुछ एक्सपेंसिव बुक्स पड़ी हैं, उसने उनको चुपचाप वहां से उठाया। लेकिन जैसे वो भागने लगा, वैसे उस स्टूडेंट ने, जिसका कि वो लैपटॉप था या जिसकी जो भी वो एक्सपेंसिव मटेरियल था, उसने उसको पकड़ लिया। और अपने आप को बचाने के चक्कर में उस लड़के ने, जो कि उसका आईपैड या उसका लैपटॉप लेके भाग रहा था, उसने उसको पंच मारा, और उसने बहुत उसको इतना इंजर्ड कर दिया कि लड़के को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब आपको पता है ये दूसरा ऑफेंस उसने कौन सा कमिट किया। तो जब वो आया, उसने हल्का सा धक्का देके गार्ड को गिराया, उसने आके चोरी किया, चोरी करने के बाद वो जाने लगा तो उसको पकड़ लिया गया, इसमें उसने दूसरे बच्चे को जिसको मारा उसने उसको सीरियसली इंजर्ड किया। अब ये इतने सारे ऑफेंसेस हुए हैं, तो इसमें से हो सकता है कि इन दिस चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो कि उसने इस ऑफेंस को करने के लिए किए, हो सकता है इसमें से कुछ ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे और कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे। अब बात हमें ये समझनी है दैट समटाइम अ सिंगल केस में इंक्लूड सेवरल ऑफेंसेस। Several offenses, yes. If one or more of the offenses they are cognizable and the rest is or are the non-cognizable offenses, then it would be a cognizable case. अगर कुछ offenses cognizable है और कुछ offenses non-cognizable offenses है, तो ये पूरा का पूरा केस ही cognizable केस माना जाएगा, क्योंकि एक केस जो है that cannot be partly cognizable and partly non-cognizable. A case will be either cognizable case or a non-cognizable case.
If you understand this, I will move further, and now we will see that what are the bailable offenses and non-bailable offenses. ठीक है, अब हम समझेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस होता है या ये किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं. सबसे पहले समझिए कि जो बेल है, बेल इज बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. नाउ इंस्ट्रूमेंट, yes, this is an instrument which is used to ensure the presence of the accused whenever required by the court. कोर्ट को जब जब accused person को बुलाना है केस में, ट्रायल में, तो वो इंश्योर करेगा कि एक्यूज उसमें कोर्ट में हो. तो बेल जो है ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं जिसको कि यूज किया जाएगा एक्यूज की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट में. ठीक है, अब क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ये कहां डिफाइन है, आप सेक्शन 2 क्लॉज ए देखेंगे, उसमें दोनों को ही डिफाइन किया गया है और मैं आपके लिए उसका लैंग्वेज पढ़ रही हूं. क्लॉज ए कहता है बेलेबल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज made bailable by any other law for that time being in force, and non-bailable offenses mean any other offenses. तो जहां तक bailable और non-bailable offense की बात है, सेक्शन 2 क्लॉज ए इन दोनों से डील करता है. देखिए, bailable offenses ये वो offenses हैं या ये वो crime है which are not very serious in nature. ये बहुत सीरियस नहीं है. bailable offenses बहुत सीरियस नहीं है, और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहां लिखा भी दिया लेस ग्रेव एंड सीरियस, लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस, इतने सीरियस नहीं है. तो ऐसे ऑफेंसेस में which are not very serious in nature, in such cases the bail is a right, and the arrested person, he must be released after depositing the bail with the police. So the police has the power to grant bail in these type of cases. So the accused may be, you know, he may be released on bail on executing a bail bond, sometime with or sometime without sureties. And if I have to give example for this bailable offenses, you can see on your screen by giving false evidence, sometime giving sometime being a member of a unlawful assembly and causing a simple hurt, etc., etc. These are the bailable offenses. Right now, according to section 50 of Criminal Procedure Code, whenever a person is arrested without warrant, the police officer must communicate the entire detail of the offense for which the person is arrested. Right? And the police officer must also inform the person that he has the right to be released on bail if the offense they committed is bailable offense. जब भी कभी एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगा, तो पुलिस ऑफिसर उसको कम्युनिकेट करेगा, उसको बताएगा कि आपको किस ऑफेंस के लिए, और उसको डिटेल में बताना है कि किस ऑफेंस के लिए उसने उस पर्सन को अरेस्ट किया है. और अगर वो ऑफेंस जिसके लिए कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अगर वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस आदमी को ये इन्फॉर्म करेगा that he has a right to be released on bail, अगर ऑफेंस जो उसने कमिट किया है वो बेलेबल ऑफेंस है. अब इसका मतलब ये है that in bailable offense getting a bail is a matter of right. ये उसका मैटर ऑफ राइट है, उसका राइट है, उसका अधिकार है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 और 22 पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप देखेंगे वहां पे भी इस बारे में बात किया गया है that this is a fundamental right of a person. अब एक मिनट के लिए अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है कि अगर मान लीजिए कि उस आदमी को जिसने कि ऐसा ऑफेंस किया था विच इज बेलेबल ऑफेंस और यू नो गेटिंग अ बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, लेकिन पुलिस वाले ने उसको फिर भी कस्टडी में रखा, तो अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि पुलिस वाले ने भी ऑफेंस कमिट किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ठीक है, अब बेल एज अ मैटर ऑफ राइट
बेलेबल ऑफेंस में बेल क्या होता है, ये मैटर ऑफ राइट। इसके साथ ही मैं आपको सेक्शन 436 सीआरपीसी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 436 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसमें कुछ ऐसा रेफरेंस है कि व्हेनेवर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस, व्हेन अ पर्सन इज ही इज accused of a bailable offense, and when he is arrested without a warrant, and when he is arrested without warrant and he is willing to give a bail, he is willing to give bail, बिना वारंट को उसको अरेस्ट किया गया है, बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया और वो विलिंग है, वो चाह रहा है कि मुझे बेल देनी है, देन इन दैट सिचुएशन दैट पर्सन मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। द डिस्क्रिशन टू डिसाइड द बेल amount, it totally lie on the it totally lie with the officer or of course with the court। कितने अमाउंट पे छोड़ना है, क्या अमाउंट होगा बेल का, वो तो पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा या कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन उनको उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे हमने बताया है वहां पे सेक्शन 436 सीआरपीसी का रेलेवेंट प्रोविजन है जो कि बेल ऑफेंसेस के साथ डील करता है, और जब हम बेल का टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में, वहां पे हम 436 को काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करें। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ये वो ऑफेंसेस हैं जो कि बहुत सीरियस टाइप के ऑफेंसेस हैं, जहां पे कि जो बेल है दे आर वेरी सीरियस। यहाँ पे बेल जो है दैट इज अ प्रिविलेज एंड ओनली द कोर्ट कैन ग्रांट इट, सिर्फ कोर्ट दे सकता है। एंड ऑन बीइंग अरेस्टेड and taken into custody for a serious or a non-bailable crime, a person cannot ask to be released on bail as a matter of right। एक व्यक्ति कभी भी ऐसे ऑफेंस में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें वो कभी भी ये नहीं कह सकता है कि आप मुझे बेल पे छोड़िए, ये मेरा अधिकार है। नहीं, बेल हियर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, इट इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ दैट पर्सन। And court may generally refuse the bail when if bail bond has not duly executed, or if the offense which is committed is one which impose punishment of death or life imprisonment, जैसे कि मर्डर हो गया या जैसे कि रेप हो गया, या फिर जो accused है he has attempted to abscond and his credentials they are doubtful। ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं देता है। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिल ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कभी बेल मिलता भी है, वो डिटेल में डिस्कशन तब आता है जब हम सेक्शन 437 में प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, आपकी स्क्रीन पे इसके एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, सेडिशन हो गया, गैंग रेप हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग हो गया, वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो गया, सेक्शन 326 आईपीसी। ये जितने भी ऑफेंसेस हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे जो राइट टू बी रिलीज्ड ऑन अ बेल है ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। यहाँ पे a person who has committed a non-bailable offense, he does not have the right to be released on a bail, but as I said earlier, but bail can be granted to them, but it is at the discretion of the court, although subject to certain conditions as laid down in section 437 of CRPC। उन conditions को ध्यान में रखते हुए कई बार non-bailable offenses में भी bail मिल जाता है। And so far the application of bail in a non-bailable offenses is concerned, application which actually set out the grounds for a bail, it must be moved for the grant of a bail in case of non-bailable offenses। लेकिन ये जो cases हैं यहाँ पे कोर्ट जो कोर्ट का ओपिनियन है कि बेल ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, it passes an order of fear। So bail लेना नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वहां पे वन मस्ट फाइल द बेल बॉन्ड, और बेल बॉन्ड जो है दैट इज फाइल्ड बाय द श्योरिटी, एंड श्योरिटी ही इज अ पर्सन हु एक्चुअली टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी
for producing the accused in the court or before the investigating agencies as and when it is required. सो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल एप्लीकेशन है अगर उसको लगाना है तो देखिए यहाँ पे तो जो बेल बॉन्ड है उसको श्योरिटी के साथ फिल करना पड़ता है। कोई जो श्योरिटी है वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जब जहां पुलिस अथॉरिटीज या कोर्ट इस आदमी को अपने सामने बुलाएगा किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि ये आदमी कोर्ट में पेश होगा, प्रेजेंट होगा। आप उसको कहते हैं कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। सो दिस इज a simple discussion about and what are the bailable offenses and non-bailable offenses. In another lecture we will discuss about what are the compoundable offenses and non-compoundable offenses. Thank you so very much.